गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो हाउ आर यू ऑल। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट लेक्चर के आगे। लास्ट लेक्चर में अगर मैं आपको बता पाऊँ तो हमने जो है तो यहाँ पे देखा था फॉरवर्ड बायस। दिस इज़ फॉरवर्ड बायस। बायसिंग का मीनिंग आपको पता था। बायसिंग का मीनिंग होता है कि बैटरी कनेक्ट करना बोलकर, ठीक है। और ये फॉरवर्ड बायस की हमारी डायग्राम है। अब फॉरवर्ड बायस में अगर आप देखेंगे डायग्राम तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये सिर्फ उसका एक शॉर्ट रिवीजन है एक्चुअली। यहाँ पे हमने देखा था कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये अपने पास में पी एन जंक्शन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ये एकदम थिन लेयर है, ठीक है ना। ये थिन डिप्लीशन लेयर है यहाँ पर। और ये थिन डिप्लीशन लेयर होने की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो रहा है, ये प्लस इधर से इसको पुश करता है किसको, होल्स को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को करीब बुलाता है अपने। ये डायरेक्शन जो आपको इधर दिख रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन माइनस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये माइनस को क्या करता है, ये पुश करता है, ये ढकेलता है इनको जंक्शन की तरफ, माइनस को। और होल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना। होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। होल्स ऐसे चलना शुरू हो जाएंगे इधर। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड बायस हुआ था हमारे पास में। ये हमारे पास में एक फार्मूला था, V = E × D। E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो। और D1 जो था, D1 उसकी विड्थ होती है ना, डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है। फॉरवर्ड करंट जो होता है इसके अंदर में इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, ठीक है ना। हमने ग्राफ बनाया था और उसके अंदर देखा था कि मिली एम्पियर का होता है। और विद इन द जंक्शन डायोड द करंट फ्लोज ड्यू टू बोथ टाइप्स ऑफ चार्जेस कैरियर, ठीक है ना। यानी कि एक्सटर्नल सर्किट जो होता है कनेक्टिंग मेटालिक वायर, द करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अंदर जो है आपको होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों का मोशन नजर आता है, लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जैसे पहुंचते हैं सर्किट कंप्लीट होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये था हमारा फिर रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस के अंदर देखेंगे आप, ये डिप्लीशन लेयर जो है ये थिक हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही थी और लगाई गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होती है। तो दोनों की वजह से ये देखो D2 जो है ये इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे V = इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D2, डिस्टेंस बढ़ गया इसका यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है असल में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों हो जाती है। द रिवर्स करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, ठीक है। बहुत ही छोटा सा करंट होता है। मैंने आपको बताया था कि ये करंट जो है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। और इट इज़ ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, बराबर है ना। चलो इसका ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने बताया था कि I और V का वेरिएशन कैसे होता है। हमने ये दो ग्राफ अलग अलग देखे थे। यहाँ पर कंप्लीटली आपको एक ही ग्राफ में दोनों को देखने को मिलेगा। ये फॉरवर्ड बायस में आप देखते हैं ये नी पॉइंट था, नी वोल्टेज था यहाँ पे। और ये सिलिकॉन के लिए आता था। सिलिकॉन जब हम यूज़ करते थे तो सिलिकॉन के लिए वैल्यू आती थी 0.7 वोल्ट। अरे याद है क्या आपको, है ना, ऐसे 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए 0.3 आता है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। और ये हो जाएगा आपका एवलांच ब्रेकडाउन। यहाँ पर होता है रिवर्स बायस के अंदर में, है ना। रिवर्स बायस के अंदर ब्रेकडाउन होता है। मैंने कहा था यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद में लार्ज करंट अमाउंट शुरू हो जाता है। तो ये देखो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस के अंदर आप देखेंगे कि अनबायस जंक्शन, देखो पहले ये अनबायस जंक्शन है। अनबायस जंक्शन में देखेंगे पी टाइप और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर डिप्लीशन लेयर जो है ये नॉर्मल है। और आपके पास ये है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना। इसको आप देख रहे हैं, ये पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर। अब ये पोटेंशियल बैरियर है। अब देखो आप जब फॉरवर्ड बायस आप करते हो, देखो फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस में आपकी जो डिप्लीशन लेयर है वो थिन हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखो फ़र्क दोनों में, ये वाला जो है आपका जंक्शन बैरियर जो है ये कम हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप रिवर्स बायस की बात करते हो उसमें जंक्शन बैरियर बढ़ जाता है। और इसकी हाइट डिपेंड करती है। एक्चुअली इसमें ये वाली बुक में जो है इसने हाइट भी बतानी चाहिए थी। इसके अंदर हाइट कम हो जाती है, ये लेस आती है। और ये वाली हाइट जो है ये लार्ज आती है, ठीक है ना। क्योंकि लार्ज हाइट आएगी तो इसकी हाइट को एक्चुअली पोटेंशियल के साथ हम जो है तो एनालॉगस बताते हैं ना। इसीलिए जब वो पोटेंशियल जो है बढ़ जाता है तो उसके बाद में यहाँ से कोई ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। और ये हाई रेजिस्टेंस देता है। रिवर्स बायस के अंदर में रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है और फॉरवर्ड के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। ओके, ये पॉइंट को आपने याद रखना है। द ग्राफ बिटवीन I एंड V इज़ नॉन लीनियर ग्राफ। अब ये लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है ना, ये नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है। इसको ऐसे समझा जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आते हैं और अक्सर नीट में ही इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
कि डायोड्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन, फाइंड देयर बायसिंग विद द डेटा गिवन। अब यहाँ पर उसने कर दिया फर्स्ट वाले को, यहाँ बताया उसने एनोड वाला टर्मिनल जो बताया आपको उसने यहाँ पे बता दिया ग्राउंड, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो चुका है ग्राउंड, ओके। और यहाँ पे बताया -5 वोल्ट। तो अब दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन है? हम देखते हैं कि 0 वोल्ट जो होता है, तो 0 वोल्ट जो है वो ग्रेटर होता है नेगेटिव वोल्टेज से, है ना। 0 वोल्ट जो होता है ये ग्रेटर होता है नेगेटिव वोल्टेज से। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसको क्या मिल रहा है, इसको हायर पोटेंशियल मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, लोअर पोटेंशियल मिल रहा है। बस यही तो चाहिए था हमको। अगर ये डायोड को एक तरफ हायर पोटेंशियल एक तरफ लोअर पोटेंशियल मिल जाता है, मतलब कि देखो अगर ये आपके पास एक डायोड होता है, ये वाला जो टर्मिनल होना चाहिए तो ये वाला होना चाहिए हायर पोटेंशियल पे और ये होना चाहिए लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर सेक्शन आपका हायर पोटेंशियल वाला चाहिए अपने को, बस फिर तो ये तो मिल गया। अब यहाँ देखते हैं इस केस में, तो यहाँ मिल रहा है इसको केस में, केस बी में इसको माइनस मिल रहा है -10 और इसको मिल रहा है -5, यानी कि इसका जो वोल्टेज है ये कम है और ये क्या है वोल्टेज ज़्यादा है। यानी कि अपन देखेंगे कि इसको एनोड, ये जो टर्मिनल है इसका एनोड, इसको क्या मिल रहा है, लोअर पोटेंशियल मिल रहा है और इसको कैथोड को क्या मिल रहा है, हायर पोटेंशियल मिल रहा है। तो ये सर्किट जो है हमारा ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो बी वाला सर्किट रिवर्स बायस है, ए वाला सर्किट हमारा फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। समझा आप बात को इस तरह से। यानी कि आपने जो ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है इस पर हायर पोटेंशियल लगाना। अब यहाँ पे हायर पोटेंशियल नहीं है, इधर लोअर पोटेंशियल है और इधर हायर पोटेंशियल है। -5 ग्रेटर देन -10 ना, इसीलिए तो ये वाला है हायर पोटेंशियल, तो इस वजह से ये वाला कंडक्ट नहीं करेगा और ये वाला कंडक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह का टाइप को क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे को, डिटरमाइन द करंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर, ठीक है ना। ये सर्किट के अंदर हमको करंट बताना है। एज्यूम डायोड्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, यानी कि 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको बताया है 4 वोल्ट और यहाँ पर बताया है 20.7 वोल्ट, ठीक है ना, 20.7 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। तो अगर मैं इस सर्किट का एक आसान सर्किट बनाऊँ अगर, ठीक है, यहाँ पे 2 डायोड भी हमको दिख रहे हैं। कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस इसमें से पहचान सकते हैं हम, देखो कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस है। ये देखो इधर 20 वोल्ट है, ये हायर पोटेंशियल इसको लग रहा है, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल इसको लोअर पोटेंशियल लग रहा है। तो मतलब कि ये डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस है हमारा और D2 जो है ये हमारा रिवर्स बायस है, तो ये चलेगा ही नहीं। जो फॉरवर्ड बायस होता है सिर्फ वो कंडक्ट करता है और जो रिवर्स बायस होता है वो कंडक्ट नहीं करता। तो रिवर्स बायस वाला कंडक्ट नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायस वाला कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब अगर वो कंडक्ट करता है ये फॉरवर्ड बायस वाला D1, तो मुझे सिर्फ सर्किट के अंदर में उसी को लगाना है और उसका वोल्टेज हमको कितना दिया, देखो 0.7 वोल्ट दिया, ठीक है ना, उसका 0.7 वोल्ट दिया। तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाता हूँ, देखो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट अगर सर्किट मुझे बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस बताता हूँ। ये है रेजिस्टेंस आपका 2 किलो ओम्स। यहाँ से आप ऊपर जाओगे और यहाँ से जाने के बाद में आपको ये मिलेगा एक डायोड। डायोड को मैं अगर इसका क्योंकि वोल्टेज कितना है 0.7 है, तो अगर मैं इसको बैटरी से रिप्लेस कर दूँ तो भी चलता है, ठीक है। अगर मैं डायोड को डायोड जैसा बनाता हूँ तो भी चलता है और अगर मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ बैटरी से तो भी चलता है। दोनों बात को समझो, ये ओपन सर्किट हो जाता है इधर, ठीक है, डायोड काम नहीं कर रहा है इधर का, मतलब इधर के सर्किट में कोई नीचे वाले लाइन में कोई करंट नहीं आने वाला, ठीक है। और इधर से जाने के बाद आप यहाँ से एक सर्किट ऐसा ले सकते हो और यहाँ से इधर ले सकते हो 20 और -4। तो अगर आप देखोगे 20.7 -4 तो ये हो जाएगा 16.7, इतना वोल्टेज आपको यहाँ मिल रहा है इस तरह से, ठीक है ना। ये पॉजिटिव इधर आएगा ना, पॉजिटिव इधर आएगा, ये वाला पॉजिटिव है, ये ज़्यादा वोल्टेज हायर वोल्टेज है, तो इसको लिख देंगे आप 16.7 वोल्ट्स माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह का आपको ये सर्किट अभी हो चुका है, ये नया सर्किट आपका। यहाँ पे कितना लॉस होता है, 0.7 वोल्ट का लॉस होता है, ओके। बात को समझो अभी ज़रा यहाँ पे। अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो ज़रा। जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो मैं इसके अंदर में लिखूंगा कि करंट की इक्वेशन होगी, करंट I कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू V/R, है ना, V/R रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है,
तो मैं लिखूँगा ये 16.7 माइनस यहाँ का 0.7 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 0.7 माइनस तो होता है, अरे फॉरवर्ड बायस के अंदर में 0.7 माइनस हो जाएगा ना। हम ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जब इसकी डिप्लीशन लेयर 0.7 की है, वो डिप्लीशन लेयर ख़त्म होगी तभी तो हमारा कंडक्शन स्टार्ट होगा। मतलब ये 0.7 के अगेंस्ट में हमको क्या करना पड़ता है, अगर ये 0.7 का आप देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है तो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, ये एक्सटर्नल हो गया और ये इंटरनल हो गया, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है, तो हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 0.7 को माइनस कर दिया मैंने इसमें से, और फिर डिवीजन में ले लेते हैं अपन 2000, 2 × 10⁻³ ठीक है ना। ये ओम्स में आपके पास में वैल्यू आ गई है। तो जब आप इसको कट करोगे तो 0.7 है तो 16 हो गया, ये चला गया इससे 2 से तो ये हो गया 8, 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाके, 8 × 10⁻³ यानी कि 8 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे करंट बन गया आपके पास में 8 मिली एम्पियर। तो इतना करंट आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह के आसान क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर में, याद रखो, और सीईटी के अंदर भी इसी तरह के बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इज अ बैटरी 2 volt is connected across the points A and B as shown in figure given below, assuming that the resistance of each diode is 0 in forward bias। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भाई। एंड इन्फिनिटी इन रिवर्स बायस, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है डायोड का वो फॉरवर्ड बायस में 0 और रिवर्स बायस में इन्फिनिटी, मतलब ऑब्वियसली ये कंडक्ट नहीं करता है, मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू ए इज, ए को पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया बैटरी का और बी को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया बैटरी का, बैटरी ऐसी लगी हुई मतलब, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। ऐसे बता देंगे कि ये एक्चुअली बैटरी ऐसी लगी होगी, ऐसी ये बैटरी लगी है वहाँ पे, कितने की है, 2 वोल्ट की बैटरी है और बाकी तो सर्किट है। अब ये दोनों डायोड में से आप देखेंगे कि कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस है, कौन सा वाला रिवर्स बायस है। तो हम ये देखेंगे कि ऊपर वाला जो है ये फॉरवर्ड बायस है और जो नीचे वाला है ये रिवर्स बायस है। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल देखो, यहाँ पे इसको हायर पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ लोअर पोटेंशियल मिल रहा है, बराबर तो है, ठीक है। ऐसे हो जा रहा है, इसको हायर पोटेंशियल चाहिए था, मिल गया, इसको लोअर पोटेंशियल चाहिए था, वो भी मिल गया, इसलिए फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स बायस हो चुका है, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको लिखने हैं तो लिखते कैसे इसको, बाकी के ऑप्शन इसके कट गए आई थिंक, ठीक है, निकाल लेते हैं सोल्यूशन। जब हम इसका करंट लिखेंगे तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब फॉरवर्ड डायोड का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब प्लस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम उसको ऐसे बोल देंगे कि डायोड का रेजिस्टेंस तो RD इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, और जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो इट इज़ इक्वल्स टू 0 है फॉरवर्ड बायस के अंदर, इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में 0 है। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, इक्वेशन हो जाएगी करंट इज इक्वल्स टू V/R। V कितना है, 2 वोल्ट, और R कितना है, ये देखो, सिर्फ ये रेजिस्टेंस रहेगा काम में ना, ये पूरी सर्किट, ये पूरा ब्रांच ही निकल जाता है, ठीक है, ये पूरा ब्रांच ही निकल जाता है। और हमारा ये ब्रांच नहीं होता तो हमारी जो इक्विवेलेंट सर्किट हो जाती है, इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह की हो जाती है, जो फॉरवर्ड बायस है उसमें से करंट जाएगा और जो रिवर्स बायस है उसमें से करंट नहीं जाएगा भाई। देखो इस तरह का सर्किट ही बन जाता है अपना। ये रेजिस्टेंस काम का है, ये डायोड है और ये बैटरी है और यहाँ पे करंट सप्लाई हो रही है ना। तो फिर अपन क्या बोलेंगे इसको, 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 करंट एम्पियर में बोल दूँ, या फिर बोल दूँ I इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। अरे समझे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द करंट इन द सर्किट विल बी। अब ये क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि करंट इन द सर्किट कितना होगा। ये सर्किट के अंदर में देखो आपको 5 वोल्ट की एक बैटरी दिख रही है, उसके बाद में यहाँ पर 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बाद में 2 हमारे पास डायोड है, 2 ब्रांच है। कौन सा वाला डायोड आपको, कौन सा वाला डायोड जो है तो अपर वाला या लोअर वाला, कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस दिख रहा है, चलो जल्दी बताओ यहाँ से फटाफट एकदम। ये देखो यहाँ से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, इसको लोअर पोटेंशियल इधर लग रहा है, जबकि ये वाला जो इसका टर्मिनल है ट्रायंगुलर है ना, तो यहाँ पे तो लोअर पोटेंशियल नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे हायर पोटेंशियल लगना चाहिए। तो यहाँ पे लग गया लोअर पोटेंशियल, मतलब ये वाली ब्रांच आपकी गई भाई काम से, क्योंकि ये हो गया रिवर्स बायस और ये वाला हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। तो ये वाला फॉरवर्ड बायस है, इस ब्रांच से ही करंट सप्लाई होगा। तो फिर हम यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन लिख सकते हैं। करंट का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन और टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब रेजिस्टेंस ऑफ डायोड तो है ही नहीं कोई, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस बस हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है,
वोल्टेज है 5 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है टोटल, देखो ये 20 और ये 30, ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसको लिखेंगे ये 20 प्लस 30, ये सीरीज़ में है ना पूरा, ये एक ही सर्किट है ना, ऊपर का तो ख़त्म हो गया, ये पूरा सर्किट ही ख़त्म हो गया भाई, ये चला गया पूरा, सिर्फ इतनी ब्रांच बची है अपनी, तो अपना करंट ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा करंट फ्लो हो रहा है हमारा, बस इतना बचा है। तो अपन बोलते हैं 20 प्लस 30, ये कितना हो गया आपका 50, 5/50, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5/50, 5/50, 5/50, 20, और भी कर सकते बोलना हम, उसमें क्या है 0.1 बोलो, 0.1 एम्पियर, हम यहाँ तक जा सकते हैं बोलना, ठीक है। इस तरह के सर्किट इस तरह सॉल्व होते हैं। आप PYQs भी चेक कीजिए, आप नीट के अंदर देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछा है, 4-5 ऐसे डायोड बना कर देता है और बोलता है कि कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, बहुत अच्छे अच्छे फेमस क्वेश्चन है इसके ऊपर। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है इस सर्किट के अंदर में। अब देखो यहाँ पर ये है -1 और यहाँ पे -4, बताओ इस दोनों के अंदर में बड़ा कौन है, ये वाला लोअर पोटेंशियल है और ये वाला हायर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल तो कैथोड को लग गया, लोअर पोटेंशियल तो एनोड को लग गया, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस, ये चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं तो करंट ज़ीरो होगा, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 0 वोल्ट हो, यहाँ पे 0 करंट होगा, कोई नहीं होगा करंट यहाँ पे, ठीक है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तो अच्छा देखते हैं। देखो जरा क्या दिया है, द डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर हैज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। देख लो 0.5 वोल्ट का कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप है एट ऑल करंट्स एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग इज 100 मिलीवैट्स। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर कैपिटल R, इसकी वैल्यू क्या होगी। कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड फॉर ऑप्टिंग मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए इसकी रेटिंग क्या हो सकती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हमको करना क्या है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करंट अगर ये रेजिस्टेंस अगर नहीं होता तो मैक्सिमम करंट कितना जाता था इसमें मैक्सिमम करंट, चलो वो निकाल लेते हैं पहले। कितना, जितना मैक्सिमम करंट उतना ही जा सकता है सर्किट से, थ्रू सर्किट, जितना डायोड से जाएगा, जितना डायोड से जाएगा। डायोड से करंट कितना जा सकता है, तो करंट इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज। पावर अपॉन वोल्टेज, पावर कितना है 100 मिलीवैट, 100 मिलीवैट डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है, डायोड का वोल्टेज कितना है 0.5, अरे है कि नहीं भाई 0.5 है ना, तो 0.5 बोले तो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 × 10⁻³ 200 × 10⁻³ मतलब कि 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अब ये 0.2 हो जाता है अगर, तो ये करंट होता है कांस्टेंट, ठीक है, ये करंट होता है कांस्टेंट। तो करंट जो है इसमें से 0.2 एम्पियर जा सकता है, बराबर है ना, यहाँ से 0.2 जाएगा। अब अपन ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो 0.2 एम्पियर को करंट को पास करवा देगा। तो अब देखो, अब ये 1.5 है, 0.5 का ड्रॉप इधर हो जा रहा, यहाँ पे 2 वोल्टेज ड्रॉप है ना, एक है वोल्टेज ऑफ डायोड और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज है ना, ठीक है, ऐसे दो हो जाएंगे। तो यानी कि अगर आप ऐसा देखते हो कि VR रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है VR प्लस वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ये मिलाकर टोटल वोल्टेज हो रहा है। ये कितना है VR इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना है 1.5, ये VD उधर जाके माइनस हो गया, VD कितना है डायोड के अक्रॉस 0.5 है ना, 0.5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल VR इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझा बात को, तो यहाँ पे आपको 1 वोल्ट मिल रहा है, तो 1 वोल्ट वोल्टेज मालूम पड़ गया, करंट ये भी तो मालूम ही चाहिए, मैक्सिमम करंट जा रहा है ना इसमें से, मैक्सिमम करंट, यही तो मैक्सिमम करंट है, ये तो मैक्सिमम करंट है, ये वोल्टेज भी मिल गया अपने को। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज कितना है 1, करंट कितना है 2 है ना, कितना है 0.2 है ना भाई, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम,
ये रेजिस्टेंस 5 ओम का आपने यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अरे बात समझिए बात को, वो ये 5 ओम लगा देना चाहिए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0.5 यहाँ पे 5 ओम से अगर ज़्यादा लगाते हो तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा वो। अगर 5 ओम से ज़्यादा लगा दिया तो देखो क्या होगा, करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी तो इतना रहने वाला है 1 वोल्ट, वी तो कितना रहने वाला है 1 वोल्ट रहने वाला है। और करंट जो है आपका वो करंट इधर आर अगर नीचे आ जाएगा, आर अगर 5 से ज़्यादा है, समझो 10 ओम लगा दिया आपने तो 1/10 में तो 0.1, तो आपका करंट कितना हो गया 0.1 हो गया। जबकि मैक्सिमम कितना है 0.2 जा सकता है, लेकिन जाएगा कितना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो 0.1 जाएगा, यानी कि इससे कम जाएगा। तो मैक्सिमम जो है आपका रेजिस्टेंस जो हो सकता है, रेजिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 5 ओम्स बस, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, ये वाले क्वेश्चंस के लिए ऐसा होना चाहिए। बात समझे आपको? चलिए कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड पर। ठीक है, ये क्या है, एप्लीकेशन है ये डायोड्स की, एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। तो एप्लीकेशन में अपने पास में सबसे पहली एप्लीकेशन है रेक्टिफायर्स। ठीक है, रेक्टिफायर्स में क्या होता है, एक्चुअली ये ब्लॉक डायग्राम है, देखो ब्लॉक डायग्राम, सिंपल रेक्टिफायर सर्किट, रिस्पेक्टिव आउटपुट वेवफॉर्म्स, डिस्क्राइब द वेवफॉर्म्स। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो ये रेक्टिफायर का मीनिंग क्या होता है। देखो रेक्टिफायर का मीनिंग होता है टू रेक्टिफाई मीन्स, टू रेक्टिफाई मीन्स to convert AC circuit, AC power to DC power, वोल्टेज। ठीक है ना, वोल्टेज करंट वगैरह, तो वोल्टेज और करंट को यहाँ पे हम AC से DC करते हैं। AC कैसा होता है, इस टाइप का होता है AC इस तरह का होता है, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको। इसमें एक पॉजिटिव साइकिल होती है और एक नेगेटिव साइकिल होती है। ये पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल जो है आपकी एसी मीन्स देखो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। अब ये जो 50 हर्ट्ज़ है, आपको मालूम होगा कि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ चलता है, अपने पास अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ चलता है। ठीक है, तो ये जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना अभी EMI, उसके बाद में AC जब चैप्टर आपका आएगा उसके अंदर आपको ये सब बेसिक पता चलेगा कि ये AC साइकिल ये जो है तो साइन वेव कैसे होती है और ये वैल्यू कितनी होती है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको समझो, और ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर भी आपका AC जो चैप्टर आएगा अभी EMI के बाद, उस चैप्टर के अंदर आपको ट्रांसफार्मर जो है तो कम्प्लीटली पता चलेगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपको पता चलेगा ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये कन्वर्ट करता है एक्चुअली हाई पावर टू लो पावर या लो पावर टू हाई पावर, बस इतना ही करता है। ठीक है, ये जो है आपका वोल्टेज लेवल के चेंजेस करता है, वोल्टेज लेवल चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखता है। तो अब होगा क्या कि आप क्या करते हो, 230 को लगाकर यहाँ से आपने ट्रांसफार्मर कर लिया, तो ट्रांसफार्मर के बाद ये 9 वोल्ट भी हो सकता, ये 230 था, 230 का 9 हो जाएगा। ठीक है ना, AC हो जाएगा, AC का AC होता है यहाँ पर। अब फिर क्या होता है, यहाँ पे डायोड रेक्टिफायर हम लगाते हैं। डायोड रेक्टिफायर क्या करता है, ये AC साइकिल जो थी अपनी, AC साइकिल को ऐसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट कर देता है और ये बना देता है उसको यूनी डायरेक्शनल। मेनली AC मतलब क्या होता है, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल का मीनिंग है कि ये दो अलग अलग डायरेक्शन में चलता है, और ये यूनी डायरेक्शनल है, ये है यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, ये एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इसको कि ये बाई डायरेक्शनल होता है और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। फिर आप क्या करते हो, डायोड में से आपको ये वेव फॉर्म जो मिली थी, इसके अंदर रिपल्स आते हैं बहुत सारे, है ना, ये अनवांटेड रिपल्स होते हैं इस तरह के। हमको ऐसा नहीं चाहिए होता है, हमको फ्लैट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर फिल्टर्स, हम कैपेसिटर फिल्टर्स लगाते हैं यहाँ पर। कैपेसिटर फिल्टर लगाने के बाद में हमारे को वेव फॉर्म ऐसी मिल जाती है। हम अभी ये डिटेल में देखने वाले हैं सब कैसे हो रहा है ये। और उसके बाद में हम उसको वोल्टेज रेगुलेटर में लगाते हैं, और रेगुलेटर वोल्टेज जो है हमारा, ये हमारे को रेगुलेटेड आउटपुट देता है इस टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप के आउटपुट को हम यहाँ पे बोलते हैं, ये है अपना DC, परफेक्ट DC हो जाता है, और ये लोड में से जा सकता है। ठीक है, तो लोड मतलब क्या हो सकता है, आपके चार्जर होते हैं, ठीक है ना, मोबाइल चार्जर,
मोबाइल चार्जर, बैटरीज़ और जितने किस्म के चार्जर है आपके टॉर्च वगैरह, उनके अंदर में लगने वाली बैटरीज वगैरह सबको जो चार्जिंग करना होती है ये इससे ही देते हैं हम, डीसी से देते हैं। आपके कंप्यूटर की पूरी सप्लाई जो होती है वो डीसी में होती है। आपके टैब्स वगैरह जितने भी सब होंगे तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर में डीसी सप्लाई ही लगता है अपने को, ठीक है ना। तो वो डीसी सप्लाई के अंदर में आपको ये सप्लाई की ज़रूरत होती है। एसी को हम डीसी बनाते हैं। ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है एक्चुअली, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली आपके मोबाइल चार्जर का हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर, ये तो एक तो ब्लॉक डायग्राम है तो यानी कि डायोड रेक्टिफायर है, फिल्टर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, इससे और भी ज़्यादा बहुत सारे सर्किट होते हैं और हमारे चार्जर के अंदर में ये सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा चार्जर काम आता है। तो कन्वर्ट क्या करता है, एसी को डीसी कर देता है, ठीक है ना, एसी को डीसी कर देता है। यानी कि यहाँ पर एसी आपको दिखा दिया साइनोसाइडल वेव और ये डीसी यानी कि फ्लैट वेव, तो इस तरह से ये कन्वर्जन करता है। तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के दो टाइप होते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए दोनों को एक के बाद एक पढ़ते हैं क्या होते हैं दोनों। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ये है अपने पास में एसी, ठीक है। इधर हम एसी लगा देते हैं, शायद ये 230 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से एसी ले लिया और ये एसी में क्या होता है, एक बार करंट ऐसे जाता है ऊपर से नीचे और एक बार नीचे से ऊपर जाता है। एक बार ऐसे करंट जाएगा और एक बार ऐसे करंट जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाता है एसी के अंदर में। तो ये हो गया आपका एसी सर्किट। और ये एसी को आपने यहाँ पर लगाया ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज कर देगा। लो वोल्टेज बोले तो हो सकता है 9 वोल्ट कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है ना, 9 वोल्ट वगैरह कुछ तो भी कर देगा ये। तो ये हो गया 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, जो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये इनपुट वोल्टेज है इसका। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज के बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है देखो डायोड। तो डायोड को देखो यहाँ पे आप क्या होता है, डायोड को जो है आप ये कभी कभी ये वाला डायोड जो है हमारी एसी साइकिल की वजह से फॉरवर्ड बायस हो जाता है और कभी रिवर्स बायस हो जाता है और फिर वो कंडक्ट करता है। ये डायोड जो है ये सिर्फ कंडक्ट करेगा, डायोड डी कंडक्ट्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस। जब वो फॉरवर्ड बायस होगा तभी वो कंडक्ट करेगा, है कि नहीं, फॉरवर्ड बायस। जब वो फॉरवर्ड बायस होगा तभी वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और नो करंट इन रिवर्स बायस, नो करंट इन रिवर्स बायस। तो ये वाला फंडा आपको याद होना चाहिए बस। रिवर्स बायस अगर ये हो जाता है तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, और जब करंट इसमें से फ्लो होगा लोड रेजिस्टेंस में से तो आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसकी वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ होगी, ज़रा देखो इसकी वेव फॉर्म। देखो ये बनता है आउटपुट। वेव फॉर्म कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे देखो, ये है इनपुट आपका, इसको इनपुट बोला जाता है और इसको आउटपुट बोला जाता है, ठीक है। ये है इनपुट और ये है आउटपुट। इनपुट में आप देख रहे हैं कि एसी साइकिल आप दे रहे हो, ठीक है, एसी साइकिल होती है इनपुट की, और ये है आउटपुट आपका। आउटपुट कैसे मिलता है, अब ये वाली ये पॉजिटिव आया कैसे, ये सोचो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे आ रहा है बोल के। तो ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखो पहली वाली जो है हमारी ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल हम देखेंगे अगर, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ, ए भाई हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होने वाला है, देखो ज़रा, होने ये वाला है यहाँ पर कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये 230 की तरफ से ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये पेन से अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन रेड हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव अगर तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इनके नाम दे देंगे कि ए जो होता है, ए बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है, और बी बिकम्स नेगेटिव, बी जो है नेगेटिव हो जाता है। फिर हम लिखेंगे कि अगर ए पॉजिटिव हो गया है तो हमारा डायोड जो है डी, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, डायोड फॉरवर्ड बायस हो चुका है। डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लोज थ्रू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, नीचे की तरफ,
ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, ऐसे ये वाला करंट का डायरेक्शन होगा। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, ये यहाँ से आ रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देखें करंट ऐसा जाता है, जब ये करंट जाएगा तो इसमें क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, देखो ये आउटपुट वोल्टेज मिला, ठीक है ना, ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। जैसा इनपुट था वैसे ही आउटपुट मिल जाता है, ठीक है, ऐसे मिल जाता है आउटपुट। अब उसके बाद जब सेकेंड हाफ जो शुरू होता है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाता है, देखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल काम करते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इधर लिख देंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है, ए जो हो जाएगा वो आपका नेगेटिव बन जाएगा और बी जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देख लो ज़रा, ये जो ए है ये नेगेटिव बन जाने वाला है, ठीक है ना, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पहले कैसी थी, ऊपर से नीचे थी, अब किधर हो जाएगी, नीचे से ऊपर हो जाएगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन बदल जाने की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हमारा जो डायोड है, डायोड गेट्स रिवर्स बायस। कैसे, देखो ज़रा, ये अगर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, देखो ज़रा बनाते हैं इसको नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव जाकर इसको मिल रहा है, अगर ये इसको मिलता है तो रिवर्स बायस हो जाता है। ये देखो नेगेटिव मिल गया, मतलब ये लो पोटेंशियल इसको मिल गया, हाई पोटेंशियल इधर मिल गया, तो ये हो गया रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस हो जाता है तो हमारा सर्किट जो है वो सर्किट करंट फ्लो नहीं करवाएगा, ठीक है ना, ये करंट जो है आपका, ये करंट बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा करंट, नो करंट, ठीक है। अगर ये नो करंट हो जाता है, मतलब कि हमको ये भी नहीं बताना चाहिए, यहाँ पे नो करंट हो जाता है, करंट ही नहीं है भाई कोई, I इज इक्वल टू 0 हो गया, I इज इक्वल टू 0 हो गया तो देखो आउटपुट वेव ऐसी मिल गई हमारी। ये तो नेगेटिव था लेकिन यहाँ पे आउटपुट वेव ऐसी मिल गई। फिर से अगला पॉजिटिव आएगा तो फिर से यही हो जाएगा, ये केस हो जाएगा। इसी तरह से डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एक बार करंट ऊपर से नीचे आएगा, एक बार करंट नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, फिर अगले हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा, उसके बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब कि क्या होता है, ये हमारा हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा डायोड जो है, ये सर्किट जो है हमारा, ये हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है और हाफ वेव ही रेक्टिफाई हो पा रही है, तो इसीलिए इस सर्किट का नाम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बात आपको समझ में आई? हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये आधी वेव को ही हमारे रेक्टिफाई करता है। इसने रेक्टिफाई तो किया, ऐसी कोई यूनिडायरेक्शनल बनाया उसने, लेकिन सिर्फ आधी वेव को बनाया, पूरी वेव को नहीं बना पाया। चलिए देखते हैं पूरी वेव कैसे बन सकती है। देखो हमारे फुल वेव का जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा अलग होता है। इसमें दो डायोड यूज़ होते हैं, देखो डायोड D1 और डायोड D2, हमारे पास में दो डायोड यूज़ होते हैं, ओके। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये दोनों डायोड को जब हमने यहाँ पे लगा दिया D1 D2 को, तो ये सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, देखो यहाँ पे हो जाता है AC, और AC ये शायद होगा 230 वोल्ट, ये 230 वोल्ट को आप यहाँ पे करते होंगे शायद 9 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी है, अब लिखता नहीं हो, कम वोल्टेज हो जाता है, यहाँ पे लो वोल्टेज है, बस इतना समझ लो, ये लो वोल्टेज है यहाँ पे। और ये ट्रांसफार्मर है हमारा, वही फिर से, ठीक है ना, ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद में क्या होता है, ये सेंटर टैप होता है, जो C होता है ना, इसको बोलते हैं सेंटर टैप। ये सेंटर टैप बहुत काम आता है, देखो ज़रा, सेंटर टैप एक्चुअली हमारे को एक टर्मिनल देता है, और A और B हमारे को और दो टर्मिनल मिल जाते हैं। तो देखो हमने क्या कर दिया, A से डायोड लगा दिया, शॉर्ट सर्किट करके उसको B पे ला लिया, ठीक है, और ये भी एक डायोड लगा दिया। अब दो डायोड हमारे पास में ऐसे लगे हुए, दोनों डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे हमने एक ये ले लेना है टर्मिनल, तो हमारा ये एक टर्मिनल होगा Q, और ये यहाँ से सेंटर टैप से एक टर्मिनल ले लिया, वो हो गया R। अब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली यहाँ पे करंट फ्लो कैसा करेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ होता क्या है, देखो ज़रा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, किसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारे AC की ना, है ना, AC की पॉजिटिव हाफ साइकिल के बीच में क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर होता है सबसे पहले देखो
ये पॉइंट ए जो होगा ये हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट से बी जो है वो तो नेगेटिव है, बी जो है वो तो नेगेटिव है। अच्छा ठीक है, ए और बी तो समझ में आ गया। सी का क्या? तो सी का ऊपर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? देखो ज़रा, मैं लिखता हूँ सी जो है ये हो जाता है नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए। जैसे कि समझो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे आ गया, समझो इधर 230 लिया ना मैंने, इसको 100 मान लो, ऐसा 100 है थोड़ी देर के लिए मान लो। अगर ये 100 है तो यहाँ कितना होगा? यहाँ 50 होगा और नीचे कितना होगा? पेन बदल लेते हैं दोनों, अच्छा नहीं दिख रहा है पेन, ठीक। ये 100 वोल्ट है मान लो, ये कितना हो जाएगा? 50, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो देखो 50 जो है वो 100 से छोटा है, यानी उसके हिसाब से वो लो पोटेंशियल हो गया, और 50 जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए वो उसके हिसाब से पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। तो इसी तरह से अपने यहाँ पे भी लिखते हैं सी इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए बट पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के हिसाब से कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगर अपने पास में कैसा हो गया? अब सर्किट कैसा हो चुका है देखो ज़रा, यहाँ पे लिखेंगे ए को पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया, तो डायोड D1 जो हो चुका है फॉरवर्ड बायस हो गया। तो D1 इज फॉरवर्ड बायस, क्या हो चुका है? वो फॉरवर्ड बायस हो चुका है। और D2 जो है वो रिवर्स बायस हो चुका है, D2 इज रिवर्स बायस। क्या हो चुका है? ये रिवर्स बायस हो चुका है। D2 रिवर्स बायस हो चुका है, D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो चुका है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया। अब D2 रिवर्स बायस हो गया, मतलब इसमें तो करंट जाएगा नहीं। तो अब हमारा सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? हमारा सर्किट कंप्लीट होने वाला है, याद रखो, देखो ठीक, पेनू, हमारा सर्किट यहाँ से चलेगा, देखो यहाँ से शुरू होगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इसमें से जाएगा, ऐसे वापस आएगा और यहाँ आकर कंप्लीट होगा। अरे बात समझ रहे हैं आप? ऐसा जाने वाला आपका सर्किट इस तरह से, ये पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पे ख़त्म हुआ, है ना। इसके हिसाब से छोड़ दो, नीचे के हिसाब से, ये सी जो है ए के हिसाब से नेगेटिव था, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा वोल्टेज शुरू हुआ, करंट फ्लो करा और करंट वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से हुआ है। अरे बात समझे क्या आप? फिर से देखो, ए से लेकर डायोड में से करंट जाएगा, यहाँ से गया, फिर लोड रेजिस्टेंस में से गया, नीचे से आया और फिर यहाँ पे आकर सी पर कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सर्किट कंप्लीट हुआ है। तो हम सर्किट अगर कंप्लीट हुआ है तो फिर हम उसको लिख देते हैं, कितना हुआ है? सर्किट कंप्लीट हो गया, इसको लिख देते हैं, कितना कंप्लीट हुआ सर्किट, कैसे हुआ है, चलो देखते हैं। ये बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा है यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है कंटिन्यूसली। करंट फ्लोज कहाँ से कहाँ तक? ए, वहाँ से D1, वहाँ से Q, वहाँ से लोड रेजिस्टेंस, उसमें से R, उसमें से अर्थिंग और अर्थिंग से C। ये है हमारा पाथ, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर में इधर से करंट फ्लो करता है आपका, ठीक है। तो आउटपुट मिल जाएगा, मतलब आपको, है ना, आउटपुट मिलेगा। अच्छा ठीक है, बना लेंगे उसको, आउटपुट भी बना लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब देखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होने वाला है, देखो ज़रा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्या चेंजेस हुआ है। ए जो है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ए की वैल्यू होगी नेगेटिव, बी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। ये सी जो है इसके हिसाब से पॉजिटिव बन जाएगा और बी के हिसाब से नेगेटिव बन जाएगा। तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पर ए जो है ये क्या हो चुका है? नेगेटिव। बी जो है ये क्या हो चुका है? ये पॉजिटिव हो चुका है। और सी जो है हमारा वो पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू ए, और नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। ऐसे होगा। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हमको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो देखो फिर क्या होगा। डायोड D1 जो है वो हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, और डायोड D2 जो है वो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। अरे बात समझे आप?
ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा आपका, D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कैसे? देखो ये पॉजिटिव यानी कि इसको हायर पोटेंशियल मिला, और ये हायर पोटेंशियल मिलने के बाद देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाकर वापस नेगेटिव, ये नेगेटिव मिल रहा है ना इसको इधर से, देखो 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 ऐसे नेगेटिव मिल रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। अच्छा, इसको भी नेगेटिव मिल रहा है यहाँ पर, और इधर भी नेगेटिव मिल रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे इसके हिसाब से सोचो, ए के हिसाब से तो ये नेगेटिव मिल रहा है इधर, और इसके हिसाब से पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है। देखो इसके हिसाब से ये नेगेटिव है, और सी जो है हमारे ए के रिस्पेक्ट से क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ जुड़ गया, और ये सी यहाँ पे आकर यहाँ जुड़ गया, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस होने के बाद अब कैसा होगा, हमारा करंट कैसा फ्लो करेगा, देखो ज़रा करंट बता दूँ पहले, करंट देखो ज़रा, करंट ये यहाँ से जाएगा, देखो ये फॉरवर्ड बायस हो चुका है ना, तो आपका करंट जाएगा पॉजिटिव, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से ऐसा 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 कंप्लीट होगा, ठीक है, ऐसी साइकिल कंप्लीट होने वाली है हमारी। फिर से देखो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से निकले, लोड रेजिस्टेंस से गए, है ना, लोड रेजिस्टेंस, मैं गलत लेके जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, गलत लेके जा रहा हूँ मैं। बी है, बी का पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्टेड है किसको, डायोड को, तो डायोड पे चलो डायरेक्टली। फिर यहाँ से डायोड से आप ऊपर गए, ऊपर जाकर फिर आप ऐसे गए, लोड रेजिस्टेंस से नीचे गए, लोड रेजिस्टेंस से नीचे जाए बाद फिर इधर आए वापस, और वापस आकर सी से आपका सर्किट कंप्लीट हुआ, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। फिर से देख लो, बी से निकलकर आप जाएंगे सीधा डायोड पर, डायोड से निकलकर आप जाएंगे लोड रेजिस्टेंस से नीचे, लोड रेजिस्टेंस से आप वापस इधर आए, और यहाँ से सी पर आकर आपका सर्किट हुआ कंप्लीट। अरे बात समझे आपको, सी पर आपका सर्किट कंप्लीट हुआ है। तो अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसा, मैं पाथ लिखता हूँ, आप उसके हिसाब से भी समझ सकते हो कि जो पाथ होगा हमारा वो कैसा है। तो देखो ज़रा, करंट, करंट का पाथ होगा बी, बी से शुरू हुआ, बी से जाएगा D2 पे, देखो D2 पर, D2 से जाएगा आप P पर, P से जाएंगे आप Q पर, Q से R, लोड रेजिस्टेंस से होते हुए R, R से निकलकर अर्थिंग, और अर्थिंग से C डायरेक्ट, ये है आपका पाथ, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये सब चीज़ें हुई थी देख लो, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हुआ है, इतना आप नोट कर लो। और अब बताता हूँ आपको कि मैं कैसे हमारे डायोड जो है वो दोनों एक के बाद एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर कंप्लीट करते हैं हमारी साइकिल को। देखो ज़रा, बनाते हैं इसको। देखो ये है हमारा आउटपुट और इनपुट, इनपुट और ये आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। ये है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो D1 कंडक्ट करता है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होती है D2 कंडक्ट करता है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2, इस तरह कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है एक्चुअली ये रिपल्स, ठीक है ना, इसके अंदर आ जाते हैं ये रिपल। तो एक्चुअली व्हाट इज रिपल्स, व्हाट आर रिपल्स, रिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली, रिपल्स जो होते हैं मतलब ये जो AC का कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली DC आपका ऐसा फ्लैट चाहिए था लेकिन वो आया नहीं, ये रिपल्स इसको कहा जाता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज रिपल्स, ठीक है, रिपल्स इसको बोला जाता है। वेव्स के अंदर आते हैं रिपल्स, तो ये रिपल्स होते हैं, ये हमको अनवांटेड है, हमको नहीं चाहिए होता है रेक्टिफायर के अंदर। तो फॉरवर्ड ये जो हम क्या करते हैं, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर का आउटपुट लेते हैं। देखो ये आपका रेक्टिफायर है, पूरा ब्लॉक डायग्राम हमने ऊपर जो रेक्टिफायर पढ़ा ना अपने पूरा, ये वाला पूरा, तो ये पूरा रेक्टिफायर अपने समझ लो यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये हो गया रेक्टिफायर आपका, और ये रेक्टिफायर आपका, और ये रेक्टिफायर के आगे आपने क्या करना है, उसका आउटपुट लेना है। देखो ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर QR के बीच में जो आउटपुट दिख रहा है, ये जाएगा अब फिल्टर को, फिल्टर को देखो जरा, लगा दिया फिल्टर आपने, अब ये लगा दिया फिल्टर। तो फिल्टर क्या होता है, ये कैपेसिटर होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये कैपेसिटर को चार्ज करता है। मतलब जैसे ही यहाँ से आपके पास में, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये पॉइंट को आप ये देख लो, बहुत ईजी पॉइंट है ये। देखो क्या होता है, जैसे ही आपकी ये साइकिल बढ़ रही है ऊपर की तरफ, रेड हो जा, देखो ये जब रेड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, समझो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये होता है चार्ज। जैसे ही ये मैक्सिमम पर पहुँच गया तो ये हो जाता है फुल चार्ज, फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम पे। और जैसे ये डिक्रीज होना शुरू होता है यहाँ पर, ये हमारे क्या है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। देखो यहाँ से जो आ रहा है, तो रेक्टिफायर में से आउटपुट जो आ रहा है ये X और Y पर,
ये आउटपुट जो है आपका डिक्रीज़ होता है। आउटपुट जब डिक्रीज़ होता है तो हमारा जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, और कैपेसिटर उल्टा तो जाएगा नहीं अभी सोर्स की तरफ, तो कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज होता है। तो लोड रेजिस्टेंस के अंदर एक तो कैपेसिटर आपने चार्ज कर लिया था पहले, ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस के अंदर अब जो है आपका, अगर ये कैपेसिटर बीच में ना होता तो देखो एक्स और वाई पर ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होता था, आरएल में से लेस करंट जाता था, बट लेकिन वहाँ पे कैपेसिटर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से एक इस तरह से आप देखेंगे कि इसके अंदर से फ्लो होता है करंट का, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, आरएल के अंदर से करंट कांस्टेंट रहता है। देखो ये थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद आरएल में से करंट थोड़ा सा कम हुआ, देखो ये आरएल पूरा फुल चार्ज हो गया। देखो जब ये आपका वोल्टेज यहाँ पहुँचा मैक्सिमम पे, तो ये आपका फिल्टर आउटपुट है, यहाँ लिखना भूल गया मैं, फिल्टर आउटपुट है ये, देखो ये फिल्टर आउटपुट है। तो ये फिल्टर का आउटपुट यहाँ हमको मिलता है, कहाँ पे, यहाँ मिल रहा है फिल्टर आउटपुट हमको, यहाँ फिल्टर आउटपुट मिल रहा है, ये वाला फिल्टर आउटपुट यहाँ मिल रहा है आपको लास्ट में, ये वाला आरएल के अक्रॉस। तो देखो क्या हुआ, जब ये मैक्सिमम पे आया था तो ये आपका फुल चार्ज हो गया। जब ये डाउन होने लगा 0 पर, जैसे ये 10 वोल्ट है समझो, 10 से ये 0 हो रहा, तो ये 10 वोल्ट से 0 नहीं होता है, ये क्या होता है मालूम है, ये 10 से 9, 8, 7 बस इतना ही कम हुआ होगा। उसके बाद फिर से ये बढ़ना शुरू हो जाता है और ये उसको चार्ज कर देता है वापस से, है ना, ये फिर से उसको चार्ज कर देता है। वोल्टेज तो इधर से आ रहा है ना, करंट आपको तो इधर से आ रहा है, वोल्टेज तो यहाँ लगा हुआ है, और करंट आपका इधर से आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, इधर करंट इसको चार्ज भी करता है और इधर आउटपुट में मिलता है। तो देखो फिर क्या होता है, ये फिर से चार्ज हो जाता है सी पर, ये चार्ज हो जाता है। अब ये पॉइंट पे आप पहुंच गए, सी हो गया आपका। उसके बाद में आप यहाँ से जा रहे हो, देखो यहाँ से जैसे ये 0 होना शुरू होता है, अरे यहाँ से जैसे ही 0 होना शुरू होता है नीचे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या होता है, कम होता है ये, क्योंकि ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर जो है ना बहुत ही स्लोली इसमें से अपना करंट फ्लो करवा के डिस्चार्ज होता है, स्लोली डिस्चार्ज होता है, इसमें से अपना करंट फ्लो करवाता है। क्योंकि एक्चुअली स्लोली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नैनो सेकंड के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, इसको देखेंगे, ये मैक्सिमम चार्ज हो गया ई तक, और उसके बाद में डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो ये जो है आपको ये जो आउटपुट मिल रहा है, ये ACEG, ये आपको फिल्टर आउटपुट मिलता है, ठीक है, फिल्टर आउटपुट। जबकि होना ये चाहिए था कि ये 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास में मैक्सिमम 10, फिर 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं फिल्टर आउटपुट। ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है, आप जब AC पढ़ोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट क्या होता है बोल के, और DC कंपोनेंट का वैल्यू, ये इसको अगर आप रेशो में ले लेते हो तो RMS का ये बन जाता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर पे वैसे न्यूमेरिकल तो कोई अब तक तो नहीं पूछते थे, लेकिन ये न्यू सिलेबस है, देखेंगे अगर कोई न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में होंगे तो हम इसके आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट था ये है फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, और ये है उसका फिल्टर आउटपुट, ठीक है। तो फिल्टर जो होता है ये कैपेसिटर होता है। जब ये यहाँ से वोल्टेज इधर से आ रहा है समझो, तो ये वोल्टेज आकर कैपेसिटर को चार्ज करता है, और यहाँ पर वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ मिलता है। जैसे ही आपका रेक्टिफायर से आने वाला आउटपुट कम होने लगता है तो ये कैपेसिटर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि इसको ऐसे समझ लो, मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है बोलकर। तो मान लो कि ये है आपका एक वाटर टैंक, ठीक है। यहाँ पे आपका नल है, आपका नल आ रहा है इधर से, ठीक है, और ये वाटर टैंक है आपका। आपको नीचे वॉश बेसिन में पानी चाहिए, तो अब होता ये है कि देखो नल आया हुआ है तो पहले टैंक भर देता है, और टैंक भरने के बाद आपको नल का डायरेक्ट पानी भी तो मिल रहा है, ठीक है ना। यानी नल अगर कंटिन्यू चल रहा है और आपका टैंक भी फुल हो चुका है, तो आपको तो पानी का जो प्रेशर मिल रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, हाई प्रेशर मिल रहा है ना आपको पानी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे नल चला गया आपका, ठीक है, गवर्नमेंट का ये नल था आपका, समझो कॉर्पोरेशन का नल आता है आपके घर में, ये बंद हो गया। अब ये बंद होने के बाद क्या होता है, दिन भर आपकी ये जो टैंक है ये टैंक खाली होती रहती है, ठीक है। अगर ये टैंक ना होती तो क्या हो जाता है, एकदम से ये नल बंद हो गया और आपके वॉश बेसिन में पानी आना बंद हो जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने ये टैंक लगा दिया, इसलिए क्या होता है, दिन भर हमारा ये टैंक हमको प्रोवाइड करते रहता है, ये ऐसे करंट प्रोवाइड करेगा। ये टैंक ऐसा हमेशा ऐसा पूरा करंट प्रोवाइड करते रहता है, और उस वजह से हम देखते हैं कि जब तक कि ये टैंक खाली होना शुरू होता है, समझ लो दूसरे दिन ही आपके पास में नल आ जाता है। आप खुशनसीब लोगों में से जिसके पास में कॉर्पोरेशन का नल दूसरे ही दिन आ जाता है, तो समझ लो कि क्या हो जाएगा, इधर से नल आया, फिर से इसमें चालू हो गया। ये टैंक तो अभी हाफ भी नहीं हुआ था, ये टैंक तो हाफ भी खाली नहीं हुआ था अभी, है ना, थोड़ा सा खाली हुआ था। देखो ये ए से यहाँ तक थोड़ा सा खाली हुआ था, उसके बाद फिर से नल आ गया, उसमें नल आने के बाद फिर से भर गया टैंक आपका, उसके बाद वो उसको प्रोवाइड करता रहता है। तो इसमें से करंट RL में से आपको कांस्टेंट प्रेशर मिलता रहता है। RL में जो है आपको कांस्टेंट प्रेशर मिलता है, इसी को हम वोल्टेज रेगुलेटर में लगाते हैं, और इसी को बोलते हैं कि ये है हमारा फिल्टर आउटपुट। तो होप कि आपको यहाँ तक कुछ बातें समझ में आई होगी। इसको खुद पढ़ कर देखिए, ये वाले पॉइंट को पूरा लिखिए यहाँ से,
ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर के जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे साथ साथ लिखते गए आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। ये इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से, और ये है फिल्टर आउटपुट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फिल्टर आउटपुट। फिल्टर आउटपुट के साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा ये डीसी। ये एग्जैक्टली फ्लैट डीसी नहीं है, बट डीसी मिल जाता है, ये डीसी होता है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।